हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपनी यूट्यूब चैनल सक्सेस क्लासेस में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 के पार्ट नंबर 3 को करने वाले हैं। इससे पिछले वीडियो में हमने इस चैप्टर का 2 पार्ट कर लिया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के ज़रूर देख ले, या फिर उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डाल दूँगा। ठीक है, चलिए तो बने रहिएगा वीडियो को समझने के लिए अंत तक, और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का वो हम लोग करेंगे। ठीक, चलिए ये सब क्वेश्चन जो है ना एग्ज़ाम में बार बार आता है, इसलिए आप इसका एक अच्छी तरह से नोट्स ज़रूर बना लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन है अगला कि ज्वाला किसे कहते हैं। ठीक, ज्वाला किसे कहते हैं? तो एक ऐसा क्षेत्र जहाँ गैसीय पदार्थ जलते हैं, ठीक है, उसे ज्वाला कहेंगे। एक ऐसा क्षेत्र जहाँ गैसीय पदार्थ जलता है उसे ज्वाला कहेंगे। ठीक, अब आगे है कि ज्वाला के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं। तो याद रखिएगा ज्वाला का मुख्यतः 4 प्रकार होता है। ठीक है, क्या क्या? तो आइए इसका एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। देखिए यह एक मोमबत्ती है। ठीक है, इसमें देखिए ज्वाला का 3 प्रकार है, 4 प्रकार है। एक अंदर वाला, ठीक है, सबसे अंदर वाला इसको बोलते हैं नीला क्षेत्र। जस्ट इसके ऊपर और एक क्षेत्र है, उस वाले क्षेत्र को बोलते हैं काला क्षेत्र। ठीक है, इसके ऊपर और एक क्षेत्र है तीसरा, इस वाले क्षेत्र को बोलते हैं अदीप्तमान क्षेत्र। और सबसे लास्ट में बाहर में और एक क्षेत्र है जिसको बोलते हैं दीप्त क्षेत्र। ठीक है, इस तरह से ज्वाला का कितने मुख्यतः 4 प्रकार है। याद रखिएगा ज्वाला का कितने प्रकार? 4 प्रकार। हाँ, अगर भाग का बात करें ज्वाला के कितने भाग हैं तो याद रखिएगा 3 भाग, वो हम लोग आगे पढ़ते हैं। फिलहाल ये समझिए कि जो ज्वाला है ज्वाला का मुख्यतः 4 प्रकार हैं। पहले वाले प्रकार को, अंदर वाले प्रकार को क्या कहेंगे? नीला क्षेत्र। सेकेंड वाले को काला क्षेत्र। थर्ड वाले को दीप्तमान, अदीप्तमान मतलब जो जलता तो है लेकिन उससे प्रकाश नहीं निकलता। ठीक है, और लास्ट वाला जो है ना वो दीप्तमान है। दीप्तमान क्षेत्र बोलेंगे इसको। मतलब दीप्तमान क्षेत्र मतलब ये हुआ कि ये जलता है पूरी तरह से और उससे क्या होता है कि रोशनी निकलता है। ठीक, चलिए तो इस तरह से ज्वाला के कितने प्रकार? 4 प्रकार। नीला क्षेत्र, दीप्त क्षेत्र, काला क्षेत्र और अदीप्त क्षेत्र। ठीक है, तो ज्वाला का 4 प्रकार हमने पढ़ा। ठीक, अब देखिए आगे दुर्गंध युक्त खाद्य पदार्थ। देखिए दुर्गंध युक्त खाद्य पदार्थ, इसको हम लोग क्या कहते हैं? बासी भोजन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो दुर्गंध युक्त खाद्य पदार्थ यानी कि बासी भोजन क्या है? प्रश्न है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दुर्गंध युक्त खाद्य पदार्थ क्या है। तो आइए इसको हम लोग समझते हैं। देखिए भोजन को लंबे समय खुला छोड़ देने पर, अगर हम कोई भी भोजन है उसको हम लंबे समय से ही खुला छोड़ देते हैं, ठीक है, फ्रिज में नहीं रखते हैं, वह ऑक्सीकृत हो जाती है। जब भी हम भोजन को अगर लंबे समय तक खुला छोड़ देंगे तो क्या होगा? वो ऑक्सीकृत हो जाएगा, जिससे उसमें गंध आ जाती है। भोजन को अगर लंबे समय तक हम ऐसे ही खुला छोड़ देंगे तो वो भोजन क्या होगा? ऑक्सीकृत हो जाएगा, अर्थात भोजन में क्या होगा? थोड़ा गंध आना शुरू हो जाएगा। और यह भोजन में मौजूद, यानी कि भोजन में जो भी मौजूद वसा है, वसा के कारण होता है। देखिए जब हम लंबे समय तक भोजन को ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं तो वो क्या होता है? ऑक्सीकृत हो जाता है। और ऑक्सीकृत होने के बाद क्या होता है? उसमें गंध आ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भोजन में जो वसा है ना, उस वसा के कारण ऐसा होता है। इसे क्या कहेंगे? दुर्गंध युक्त भोजन। ठीक है, या दुर्गंध युक्त खाद्य पदार्थ या बासी भोजन कहेंगे। ठीक है, आ गया समझ में? बासी भोजन किसे कहते हैं? जब हम भोजन को लंबे समय तक खुला छोड़ देते हैं तो वह क्या होता है? ऑक्सीकृत हो जाता है। ठीक, ऑक्सीकृत हो जाता है, उससे क्या होता है? गंध आना चालू हो जाता है। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? दुर्गंध युक्त भोजन। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है। देखिए ये भी VVI क्वेश्चन है। श्वसन एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है कैसे? आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि श्वसन एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है कैसे? आप सिद्ध कीजिए इसको। ठीक, चलिए इसका आंसर है श्वसन की क्रिया में वायु के ऑक्सीजन द्वारा हमारे शरीर को कोशिकाओं के मौजूद कार्बन के अणु ऑक्सीकृत होकर CO2 बनाते हैं और उष्मा और क्या करते हैं? और उष्मा मुक्त करता है, अर्थात कार्बन में ऑक्सीजन क्या होता है? जुड़ जाता है। यह क्या हुआ? ऑक्सीकरण अभिक्रिया हुआ।
ठीक है। और एक बार ठीक से समझिएगा, क्वेश्चन क्या था, श्वसन एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है कैसे, यानी कि हम लोग जो सांस लेते हैं, ठीक है, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है कैसे, ठीक। तो श्वसन की क्रिया में, यानी कि हम लोग जो अगर सांस लेते हैं, मनुष्य अगर वायु हवा लेता है, ठीक है, ऑक्सीजन लेता है, तो श्वसन की क्रिया में क्या होता है, वायु के ऑक्सीजन द्वारा हमारे शरीर को, श्वसन की क्रिया में क्या होता है, वायु के ऑक्सीजन द्वारा हमारे शरीर को क्या होता है, हमारे शरीर के कोशिकाओं में मौजूद कार्बन के अणु ऑक्सीकृत होकर CO2 बनाता है। यानी कि जब हम लोग श्वसन करते हैं, जब हम लोग सांस लेते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर जो कोशिका में मौजूद कार्बन रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रहता है, वो ऑक्सीकृत हो जाता है, बाहर निकल जाता है और ऊष्मा मुक्त करता है। यानी कि वो ऑक्सीकृत होकर के क्या करेगा, वो ऊष्मा मुक्त करेगा, अर्थात कह सकते हैं कि कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ जाता है। यानी कार्बन जो होता है ना, कार्बन में क्या होता है, ऑक्सीजन, जो हम लोग ऑक्सीजन लिए थे ना, वो कार्बन में निकलते समय क्या होता है, जुड़ जाता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बन के निकल जाता है। अतः यह क्या हुआ, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हुआ, ठीक है। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया किससे कहेंगे, समझ में आ गया। जब हम लोग क्या करते हैं, श्वसन की क्रिया करते हैं, यानी कि वायु लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन के बाद क्या होता है, हम लोग छोड़ते हैं क्या, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ जो है ना ऊष्मा भी निकलता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि श्वसन एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, ठीक है, क्योंकि कार्बन के साथ क्या होता है, ऑक्सीजन निकल रहा है, तो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया, यानी ऑक्सीजन निकलना ऑक्सीकरण अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दहन किसे कहते हैं, ठीक है। दहन मतलब क्या होता है, जलना, ठीक है, दहन मतलब जलना। तो दहन किसे कहते हैं, तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है। देखिए, अगर कोई भी चीज़ को जलाइएगा तो क्या होगा, उसमें ऊष्मा, टेम्परेचर तो निकलेगा ही, प्लस उसमें क्या होगा कि प्रकाश भी, रोशनी भी आएगा, ठीक है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है, ठीक है। अगर हम कोई चीज़ जलाते हैं तो उसमें ऊष्मा भी निकलेगा, उससे प्रकाश भी निकलेगा, ठीक है, इसे ही दहन कहेंगे, ठीक है। एक शब्द में याद रखिएगा, एक पॉइंट में याद रखिएगा, दहन किसे कहते हैं, दहन का मतलब क्या होता है, जलना, ठीक है, दहन का मतलब जलना, और जलेगा तो क्या होगा, ऊष्मा भी मिलेगा और रोशनी भी मिलेगा, ठीक है। तो वह रासायनिक अभिक्रिया, इसमें डेफिनेशन के तौर पर रखना है ना, हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री के हिसाब से आंसर देना है। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है उसे दहन कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल समझिएगा, जैसे कार्बन है, ठीक है, और ये ऑक्सीजन है, तो कार्बन और ऑक्सीजन, ठीक है, दोनों क्या है, ज्वलनशील पदार्थ है, ठीक है। तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन जल करके क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, ठीक। इसके अलावा क्या होता है, इससे ऊष्मा भी निकलता है। तो ये क्या हुआ, दहन, ठीक है। समझिए दहन किसे कहते हैं, तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है उसे दहन कहते हैं, ठीक। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और ऊष्मा बाहर निकालेगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दहन की आवश्यक शर्तें बताएं। देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि दहन की आवश्यक शर्तें बताएं। देखिए, दहन की आवश्यक शर्त मतलब क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया, दहन मतलब क्या होता है, जलना, ठीक है। जलने की आवश्यक शर्त मतलब अगर हम लोग कोई चीज़ जलाते हैं तो जलाने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए ना, क्या चाहिए, सबसे पहले तो माचिस चाहिए, ठीक है, ज्वलनशील पदार्थ चाहिए, है ना, ठीक। तो दहन की आवश्यकता क्या है, आवश्यक शर्त क्या है, मतलब कोई भी चीज़ जलाने के लिए क्या क्या चीज़ हमें उपस्थिति होना चाहिए, ठीक। तो दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, जो दहन के लिए क्या क्या चाहिए, तो दहनशील पदार्थ की उपस्थिति चाहिए। दहनशील पदार्थ की उपस्थिति मतलब ये हुआ कि किस वस्तु को जला रहे हैं, है ना, किस वस्तु को जलाना है, वो वस्तु चाहिए। दहन के लिए दहनशील पदार्थ का होना आवश्यक है। अगर हम लोग कोई चीज़ जलाते हैं तो उसके लिए दहनशील पदार्थ होना बहुत ही ज़रूरी होता है। अदहनशील पदार्थ में दहन की क्रिया नहीं होगी। दहन के लिए दहनशील पदार्थ चाहिए। जैसे मान लो कि हमको जलाना है तो लोहा लेकर के आएंगे तो थोड़े जलेगा, तो क्योंकि वो तो अदहनशील पदार्थ है। दहनशील पदार्थ चाहिए ना, सिंठी वगैरह, खेर फुआल चाहिए, है ना। तो ये सब दहन के लिए क्या हुआ, पहला काम क्या हुआ, दहनशील पदार्थ की उपस्थिति होनी चाहिए, ठीक। चलिए, उसके बाद दूसरा है दहन के पोषक तत्व की उपस्थिति। दहन के पोषक तत्व की उपस्थिति मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग कोई चीज़ जलाते हैं तो उसके लिए हवा वगैरह चाहिए, ठीक है। हवा नहीं मिलेगा तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो जलेगा ही नहीं, है ना। तो दहन के पोषक तत्व की उपस्थिति होनी चाहिए, अर्थात दहन का पोषक पदार्थ वह पदार्थ है जिसमें दहन की क्रिया संभव होती है।
दहन का पोषक पदार्थ किसे कहते हैं? वह क्रिया जिसमें दहन की क्रिया संपन्न होती है। यानी कि अगर हम कोई चीज़ जलाते हैं तो उसकी क्या चाहिए? O2 चाहिए, यानी ऑक्सीजन चाहिए, हवा चाहिए। ये सब नहीं रहेगा तो कोई भी चीज़ जलेगा ही नहीं, है ना। तो इसे क्या कहेंगे? दहन का पोषक तत्व की उपस्थिति जरूरी है। ठीक, चलिए उसके बाद अगला है ज्वलन ताप की प्राप्ति। ज्वलन ताप की प्राप्ति, ज्वलन ताप मतलब टेम्परेचर। जब तक हम लोग कोई भी वस्तु को टेम्परेचर नहीं देंगे तो जलेगा ही नहीं। तो दहन के लिए क्या हुआ? टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, ज्वलन ताप की प्राप्ति होती है। ठीक है, दहन के लिए ज्वलन ताप की प्राप्ति जरूरी है। दहन के लिए अगर कोई चीज़ जलाते हैं तो ज्वलन ताप की प्राप्ति बहुत ही ज़रूरी होती है। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है उसे क्या कहते हैं? ज्वलन ताप कहते हैं। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू होता है उसे ज्वलन ताप कहते हैं। और जब तक ज्वलन ताप की प्राप्ति नहीं होगी, जब तक कोई भी वस्तु को अगर जलाते हैं तो उसको जलाने के लिए जितना टेम्परेचर चाहिए वो अगर नहीं मिलेगा तो दहन की क्रिया क्या होता है? संभव होगा ही। ठीक है, तो ज्वलन ताप की प्राप्ति होनी चाहिए। तो इस प्रकार हम लोग क्या समझें कि अगर कोई भी वस्तु को अगर जला रहे हैं, ठीक है, दहन के लिए आवश्यक शर्त क्या क्या होगा? पहला, दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, यानी कि क्या जलाना है उसको, उसका जरूरी होना चाहिए। दूसरा, दहन के पोषक तत्व, पोषक पदार्थ, यानी दहन के लिए जो पोषक पदार्थ होता है जैसे हवा वगैरह, तो वो जरूरी है। इसके अलावा ज्वलन ताप की प्राप्ति मतलब टेम्परेचर जरूरी है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या किए कि जो भी ये क्वेश्चन था दहन की आवश्यक शर्त, इसको हमने कर लिया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसका नोट्स जरूर बनाइए। देखिए अगला क्वेश्चन, ज्वाला किसे कहते हैं? ठीक है, ज्वाला मतलब मोमबत्ती का ज्वाला। ठीक है, तो ज्वाला किसे कहते हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक, ज्वाला किसे कहते हैं? तो वह क्षेत्र जिसमें कोई गैस से पदार्थ जलता है उसे ज्वाला कहते हैं। वह क्षेत्र जिसमें कोई गैस से पदार्थ जलता है उसे ज्वाला कहेंगे। ठीक है, चलिए, जिसमें कोई गैस से पदार्थ जलेगा उसको क्या कहेंगे? ज्वाला कहेंगे। ठीक, ये दो मार्क्स वाला क्वेश्चन है, इतना ही लिखना है। ठीक, चलिए देखिए आगे बात करते हैं। VVI क्वेश्चन है कि मोमबत्ती की ज्वाला किसे कहते हैं? मोमबत्ती की ज्वाला किसे कहते हैं? इसकी बनावट का वर्णन करें। मोमबत्ती की ज्वाला किसे कहते हैं? इसकी बनावट का वर्णन करें। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 5 मार्क्स में एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, चलिए आंसर है मोमबत्ती के जलने पर मोमबत्ती के जलने पर मोमबत्ती के द्वारा ऊपर उठता है। जब देखिए कहीं अगर हम लोग मोमबत्ती जलाते हैं तो क्या होता है? मोम जो है ना जब जलता है तो मोम ऊपर की ओर उठ जाता है ना। मोमबत्ती के जलने पर मोमबत्ती के द्वारा क्या होता है? ऊपर उठता है और वाष्प में बदल जाता है। जो भी हम लोग मोमबत्ती जलाते हैं तो ध्यान दीजिएगा, जब जल रहा है ना ऊपर लिक्विड टाइप का रहता है। ठीक है, और वो क्या होता है? वाष्प में बदल जाता है जो जलकर ज्वाला उत्पन्न करता है। ठीक है, और वो क्या होता है? कुछ जो मोमबत्ती हम लोग जलाते हैं वो जलकर क्या होता है? ज्वाला। ठीक है, ज्वाला भी उत्पन्न करता है, उसे मोमबत्ती का ज्वाला कहते हैं। ठीक, इसके 3 भाग हैं। पहला केंद्रीय मंडल। देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, हम लोग इससे पहले क्या पढ़े? मोमबत्ती के प्रकार पढ़े, 4 प्रकार पढ़े वहाँ। ठीक है, वो प्रकार था, यह भाग है। ठीक, यहाँ भाग के बारे में बात कर रहा है। तो मोमबत्ती का कितने भाग है? 3 भाग है। पहला केंद्रीय मंडल। ठीक है, केंद्रीय मंडल यानी कि सबसे अंदर वाला भाग। ठीक, केंद्रीय मंडल किसे कहते हैं? तो यह नीला होता है, यानी जो मोमबत्ती का केंद्रीय मंडल होता है वो किस टाइप का होता है? नीला कलर का होता है। यह मोम के वाष्प में रहते हैं। केंद्रीय मंडल क्या होता है? नीला कलर का होता है और ये क्या रहता है? मोम के वाष्प के रूप में रहता है, वाष्प के रूप में। यहाँ दहन की क्रिया नहीं होती है, यानी केंद्रीय मंडल में जो है दहन का क्रिया बिल्कुल नहीं होता, मतलब जलता नहीं, क्योंकि यह भाग ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं रहता है। देखिए ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में तो कोई भी चीज़ जलना संभव नहीं है। उसी तरह से ये जो मोमबत्ती का केंद्रीय मंडल वाला एरिया होता है, अंदर वाला जो एरिया होता है, यहाँ जो है ना दहन का क्रिया बिल्कुल भी नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ जो है ना ऑक्सीजन की मात्रा मिल ही नहीं पाता है। ठीक है, यह अदहन क्षेत्र होता है। तो केंद्रीय मंडल क्या है? अदहन क्षेत्र है, इसमें जलता नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे समझिए ये इस टाइप का मोमबत्ती रहा। ठीक है, तो इसका जो केंद्रीय मंडल रहा अंदर रहा। ठीक है, उसके बाद ये मध्य मंडल और ये ठीक है प्रदीप्त क्षेत्र। ठीक, तो ये जो अंदर वाला केंद्र मंडल है, अंदर वाले भाग को बोलेंगे क्या? केंद्र मंडल। अभी देखिए ये अंदर होने के कारण क्या होता है? ऑक्सीजन क्या होता है? इसमें मिल ही नहीं पाता है इसको, तो जिस कारण क्या होता है? इसमें
ज्वलन नहीं होता है, यानी जलता नहीं है। ठीक, चलो ये अदहन होता है। अगला है मध्यमंडल। मध्यमंडल का दूसरा नाम होता है दीप्तमान मंडल। ठीक, मोमबत्ती का जो ज्वाला का जो बीच वाला भाग है, सेकेंड वाला पार्ट है, उसको बोलते हैं मध्यमंडल। ठीक है, इसको बोलेंगे दीप्तमान मंडल। इसमें ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति के कारण इसमें क्या होता है, इसमें भी ऑक्सीजन पूरी तरह से नहीं मिल पाता। एक तो सबसे पहले जो हमने केंद्र मंडल पढ़ा उसमें तो ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा था, लेकिन ये जो मध्य मंडल है इसमें ऑक्सीजन मिलता है लेकिन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता है। तो पर्याप्त मात्रा के कारण, अपर्याप्त मात्रा के कारण वाष्प का दहन नहीं होता है। इसमें ऑक्सीजन का पर्याप्त मात्रा नहीं मिलने के कारण क्या होता है, जो भी वाष्प बनता है उसका बिल्कुल भी दहन नहीं होता है और बिना जले कार्बन के कण गर्म होकर चमकने लगते हैं। ठीक है, अगर कार्बन का कण नहीं जलेगा तो क्या होगा, वो चमकने लगेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मोमबत्ती का लिक्विड टाइप का होता है ना ऊपर वाला पार्ट, वही। और पीला प्रकाश देता है, यह ज्वाला का सबसे बड़ा भाग होता है। याद रखिएगा ज्वाला का सबसे बड़ा भाग कौन सा होगा, मध्य मंडल यानी दीप्तमान। ठीक, चलिए उसके बाद आगे बात करते हैं कि बाह्य मंडल। ठीक है, बाह्य मंडल को अदीप्तमान मंडल कहते हैं। देखिए दीप्तमान मंडल से क्या होता है, प्रकाश निकलेगा, और अदीप्तमान मंडल से प्रकाश नहीं निकलता। ठीक, तो बाह्य मंडल को अदीप्तमान मंडल कहते हैं। इस भाग में मोम के वाष्प का पूर्ण दहन होता है। इस भाग में क्या होता है कि जो बाह्य वाला भाग होता है, बाह्य मंडल जो होता है, उसमें जो भी मोम होता है उसका पूर्ण रूप से दहन होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में मिलता है। ठीक है, जिसके कारण इसका रंग क्या होता है, नीला होता है। तो इस वाले भाग में क्या होता है, मोम का वाष्प पूर्ण रूप से दहन होता है, जिसके कारण इसका रंग क्या होता है, नीला होता है। और यह ज्वाला का सबसे गर्मी वाला भाग होता है। ज्वाला का सबसे गर्मी वाला क्षेत्र कौन सा है, तो बाह्य मंडल यानी बाहर वाला। ठीक, देखिए ये मोमबत्ती है और इसके अंदर जो है ना ये केंद्र मंडल है। ठीक, केंद्र मंडल है। तो केंद्र मंडल में क्या होता है कि ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलने के कारण इसमें क्या होता है कि जो भी द्रव रहता है, ठीक है, उसमें पूर्ण रूप से दहन नहीं होता है। ठीक, उसके बाद दूसरा है, ये वाला है मध्य मंडल। ठीक है, तो मध्य मंडल को हम लोग दीप्तमान मंडल कहते हैं। दीप्तमान मंडल मतलब जिसमें प्रकाश निकलता है। ठीक है, तो ये मध्यमान मंडल है और ये सबसे बड़ा केंद्र है। ठीक है, सबसे बड़ा भाग होता है ज्वाला का। उसके तीसरा वाला जो है ये बाह्य मंडल इसको कहेंगे। तो ये बाह्य मंडल में क्या होता है कि ऑक्सीजन इसमें पर्याप्त मात्रा मिलता है, जिस कारण इसमें क्या होता है कि पूर्ण दहन होता है। ठीक, और इसमें जो है ना प्रकाश उतना तो नहीं आता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि उष्मा ज़्यादा होता है। प्रकाश अगर आपसे पूछे कि मोमबत्ती में प्रकाश कौन सा भाग से निकलता है, तो याद रखिएगा मध्य मंडल से। ठीक है, मध्य मंडल से प्रकाश निकलता है। ठीक है, और जो केंद्रीय मंडल है और बाह्य मंडल है उससे उतना प्रकाश नहीं। चलिए उसके अगला क्वेश्चन का बात करते हैं। देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुका है। एकल विस्थापन अभिक्रिया तथा उभय विस्थापन अभिक्रिया में अंतर बताएं। एकल विस्थापन अभिक्रिया तथा उभय विस्थापन अभिक्रिया में अंतर बताएं। ठीक है, तो हम लोग जो है ना इससे पहले इसके बारे में चर्चा कर लिए थे, एकल विस्थापन अभिक्रिया और उभय विस्थापन अभिक्रिया। इससे पहले हमने पढ़ा था एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ को उसके यौगिक के तत्व से स्थापित कर स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेते हैं, उसे एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाए थे, जैसे मान लो कि एक ए है, ठीक है, और इसका अभिक्रिया होता है बी और सी से। ठीक है, तो ये क्या होगा, एकल विस्थापन अभिक्रिया में क्या करता है, ए बी को हटा देगा यहाँ से। ठीक है, तो ए जाकर के सी के साथ मिल जाएगा और ए बी कहाँ चल जाएगा, ए के स्थान पर आ जाएगा। यानी अभिक्रिया के दौरान क्या होगा, ए बी जो है ए के स्थान पर आ गया और ए और सी जो है ना बाद में। ठीक है, तो एकल विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि कोई एक तत्व किसी दूसरे तत्व के उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर देता है। ठीक है, चलिए अब इसका समझते हैं। एकल विस्थापन अभिक्रिया तथा उभय विस्थापन अभिक्रिया में जो है ना अंतर निम्न है। पहला एकल विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व किसी दूसरे तत्व को, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व किसी दूसरे तत्व को उसके यौगिक के विलयन से स्थापित कर, उसके यौगिक के विलयन से स्थापित कर स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, उसे क्या कहेंगे, एकल विस्थापन अभिक्रिया। इससे भी पहले हमने इसके बारे में चर्चा किया था। ठीक है, तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई एक तत्व किसी दूसरे तत्व को उसके यौगिक के विलयन से हटाकर
ठीक है, हटाकर यानी विस्थापित कर स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, उसे एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे समझिएगा Fe यानी आयरन है और इसका जो अभिक्रिया कराते हैं CuSO4, तो यहाँ Fe क्या करेगा, Cu को विस्थापित कर देगा और Cu हट करके क्या आ जाएगा, Fe के स्थान पर आ जाएगा, है ना। Cu Fe के स्थान पर आ जाएगा, इसलिए क्या हुआ, सबसे पहले Cu हो गया और Fe जा करके Cu को हटा करके SO4 बना, तो ये FeSO4। ठीक, दूसरा एग्जांपल समझिएगा, जैसे Al है, Al मतलब एल्युमिनियम और Fe मतलब आयरन, Fe2SO4 यानी आयरन सल्फाइड। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि इसमें अभिक्रिया करा रहा है। ठीक है, तो यहाँ क्या कर रहा है कि ये जो एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम क्या हुआ, आयरन को स्थापित कर देगा, यानी कि एल्युमिनियम जाकर के मिलेगा सल्फेट से, तो क्या बनाएगा, एल्युमिनियम सल्फेट बनेगा और Fe जो है अब जाकर के ये क्या हुआ, ये एल्युमिनियम के स्थान पर बैठ गया, इसलिए पहले क्या हुआ Fe, तब बाद में AlSO4। ठीक, इसको बोलेंगे एकल विस्थापन अभिक्रिया। ठीक, अब उसके बाद है, देखो नेक्स्ट है उभय विस्थापन अभिक्रिया। जब भी आपको इस सब दो समीकरण के बीच में अंतर पूछे ना, तो इस तरह से दोनों का क्या है, डेफिनेशन और एग्जाम्पल लिख देना। ठीक, चलिए, तो उभय विस्थापन अभिक्रिया किसे कहेंगे, तो इसके बारे में भी हमने पहले चर्चा किया था। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो तत्व अपने यौगिक के विलयन अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई दो यौगिक अपने आयनों का क्या करते हैं, अदला बदली करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, आदान प्रदान करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहेंगे, उभय विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का अदला बदली करके, अपने आयनों का, ठीक है, आयनों का अदला बदली करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं, नए यौगिक का निर्माण करते हैं, उसे उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ समझिएगा, जैसे एक है Na यानी सोडियम SO4 यानी सल्फेट, सोडियम सल्फेट का अभिक्रिया कराएं Ba मतलब बेरियम Cl2 यानी क्लोराइड। तो सोडियम सल्फेट का अभिक्रिया अगर हम बेरियम क्लोराइड से कराते हैं, तो इसमें क्या करेगा, सोडियम क्या करेगा, सोडियम जो है क्लोरीन के साथ मिल जाएगा। ठीक है, मान लो फॉर एग्जांपल ये अगर आयनों का परस्पर अदला बदली होगा ना, तो सोडियम को मान लिए प्लस में और ये हो गया, ठीक है, ये माइनस में। ठीक है, उसी तरह से ये बेरियम क्या है, प्लस में और क्लोरीन माइनस में। तो जब कोई दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करे, आयनों का आदान प्रदान करना मतलब यह हुआ क्या कि सोडियम प्लस में है, ये जाकर के क्लोरीन क्या था, माइनस में, तो सोडियम क्लोरीन के साथ मिल गया, तो बना क्या, सोडियम क्लोराइड बना। उसी तरह से SO4, ठीक है, SO4 क्या है, माइनस में है और बेरियम क्या है, ये भी प्लस में है, तो ये दोनों मिल करके क्या होगा, बेरियम सल्फाइड बनेगा। तो इस तरह से क्या बोलेंगे इसको, उभय विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन है, देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में बराबर ये क्वेश्चन आते रहता है। ठीक है, तो समझिए, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है, याद रखिएगा, जब लोहा का कील को, काठी को, ठीक है, कॉपर सल्फेट का हम लोग क्या करते हैं, घोल में डाल देते हैं, तो इसका रंग क्यों बदल जाता है। जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाल दिया जाता है, तो लोहे का रंग बदल जाता है, क्यों। ठीक है, आइए इनसे समझते हैं। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है, तो इसका रंग जो है ना धीरे धीरे भूरा हो जाता है। ठीक है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है, तो क्या होता है कि जो इसका रंग जो है किस प्रकार होता है, हल्का भूरा रंग का हो जाता है। ठीक है, क्योंकि फेरस सल्फेट बनता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि फेरस सल्फेट बनता है ना, जिसके कारण क्या होता है कि इसका रंग जो है ना धीरे धीरे भूरा टाइप का हो जाता है। ठीक, तो आगे समझ में, फिर से एक बार समझ लीजिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट में डाला जाता है, जब एक लोहे के कील को हम क्या कर रहे हैं, कॉपर सल्फेट में डाल रहे हैं, तो इसका रंग बदल जाता है। जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट में डालते हैं, तो इसका रंग बदल जाता है, क्यों। तो आंसर है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में
विलयन में डाला जाता है तो इसका रंग धीरे धीरे भूरा हो जाता है। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबा देते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है कि इसका रंग भूरा हो जाता है। ठीक है, क्यों होता है? तो क्योंकि फेरस सल्फेट बनता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फेरस सल्फेट बनता है। फॉर एग्जांपल इसका समीकरण समझ लीजिए, जैसे ये Fe है मतलब आयरन है, आयरन मतलब लोहा है। ठीक है, यूँ समझ लीजिए कि ये लोहे की कील है। ठीक, और ये है CuSO4 मतलब कॉपर सल्फाइड है। ठीक है, ये क्या है? नीला है। तो जब हम लोहे की कील को हम नीला विलयन में डालते हैं, ठीक, तो ये क्या होता है? अभिक्रिया के दौरान यानी कुछ समय बाद क्या होता है? भूरा कलर का बन जाता है, यानी FeSO4 बन जाता है। ठीक, और Cu को अलग। ठीक है, तो इसलिए जब भी हम लोग लोहे की कील को अगर विलयन में डालेंगे, जब भी हम लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालेंगे तो उसका रंग कैसा होगा? याद रखिएगा, लोहे की कील को अगर हम कॉपर सल्फेट के विलयन में डाल देंगे तो उसका रंग भूरा हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। आगे जो है ना, ये सब शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन है। शोषण कैसी रासायनिक अभिक्रिया है? देखिए इसके बारे में हम लोग चर्चा किया था इससे भी पहले। शोषण कैसी रासायनिक अभिक्रिया है? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, क्योंकि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो शोषण अभिक्रिया में क्या होता है? अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा उत्पन्न होता है और इसलिए ये क्या हुआ? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हुआ। ठीक, चलिए अगला है, एक द्रव धातु का नाम बताइए। एक आपको धातु का नाम बताना है जो द्रव अवस्था में रहता है। ठीक है, द्रव मतलब पानी, लिक्विड टाइप का। ठीक, लिथियम। तो एक धातु का नाम लिखे जो द्रव अवस्था में होता है, कौन सा होगा? लिथियम। तो लिथियम एक ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक, चलिए उसके अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन का संयोग कहलाता है। देखिए संयोग का मतलब क्या होता है? संयोग मतलब जुड़ना। ठीक है, तो ऑक्सीजन का संयोग क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन का संयोग क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण कहलाएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन बढ़ जाता है। ठीक, चलिए अगला है, खाना बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? यानी कि हम लोग जो घर में खाना वगैरह बनाते हैं तो उसमें कौन सा गैस प्रयोग में लाया जाता है? तो याद रखिएगा LPG। क्या? LPG फुल फॉर्म क्या होता है? तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो खाना बनाने में कौन सा गैस का प्रयोग किया जाएगा? LPG गैस का प्रयोग किया जाता है। इसका पूरा नाम होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ठीक, चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट है, LPG किसका मिश्रण है? यानी कि LPG किसका मिश्रण है? इसके मुख्य अवयव कौन है? क्वेश्चन पूछा जा सकता है 2 नंबर में कि LPG जो LPG है वो किसका मिश्रण है और इसका मुख्य अवयव कौन है? ठीक, चलिए इसका आंसर समझते हैं। तो एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन आदि इसका क्या है? मिश्रण है। एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन इसका क्या है? LPG का मिश्रण है। इसका मुख्य अवयव यानी कि मुख्य मेन बिंदु क्या है? ब्यूटेन है। ठीक है, तो याद रखिएगा LPG किसका मिश्रण है? तो एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन का। और इसका जो मुख्य अवयव क्या है? तो मुख्य अवयव ब्यूटेन। यानी कि सीधा सीधा ये समझो कि अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि LPG का मिश्रण है क्या है, तो मिश्रण के बारे में पूछे तो एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। ठीक है, इसका मुख्य अवयव के बारे में पूछे तो मुख्य अवयव बोले तो ब्यूटेन का नाम देना। ठीक, मुख्य अवयव ब्यूटेन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। LPG गैस में गंध के लिए कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? यानी कि देखते हैं ना LPG सिलेंडर वगैरह, ठीक है, वो काफ़ी बदबूदार होता है, तो वो बदबू होने के लिए कौन सा गैस मिलाया जाता है? तो याद रखिएगा एथाइल मरकेप्टेन। एथाइल मरकेप्टेन नामक गैस का प्रयोग किया जाता है, जिसके कारण LPG गैस क्या होता है? गंध करता है। एथाइल मरकेप्टेन। ठीक है, इसका सूत्र होता है C2H5H। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक द्रव धातु का नाम बताएं। देखिए ये सब ऑब्जेक्टिव में आपसे क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद जरूर कीजिए। देखिए एक द्रव्य धातु का नाम लिखें। द्रव्य धातु अधातु। तो द्रव्य अधातु का नाम क्या होगा? तो पारा। ठीक है, याद रखिएगा पारा, Pb। ठीक है, पारा क्या होता है? एक द्रव्य अधातु होता है। ये अधातु क्या होता है? द्रव्य की अवस्था में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि 2 निष्क्रिय गैसों के नाम बताएं। ठीक है, 2 निष्क्रिय गैस। निष्क्रिय गैस मतलब ऐसा गैस जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों गुण पाया जाता है। तो 2 निष्क्रिय गैस क्या क्या है? एक हीलियम है और दूसरा नियोन है। तो हीलियम और नियोन क्या है? 2 निष्क्रिय
गैस है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन का संयोग क्या कहलाता है। देखिए संयोग क्या होगा, हाइड्रोजन का संयोग अवकरण। ध्यान दीजिएगा, अगर ऑक्सीजन का संयोग रहेगा तो क्या कहेंगे, ऑक्सीजन का संयोग मतलब ऑक्सीजन बढ़ रहा है तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया। यहाँ क्या बोला है, हाइड्रोजन का संयोग, हाइड्रोजन का संयोग मतलब क्या, हाइड्रोजन घट रहा, संयोग मतलब बढ़ रहा है, तो हाइड्रोजन अगर बढ़ता है तो अवकरण अभिक्रिया, ऑक्सीजन अगर बढ़ता है तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन का त्याग का क्या कहलाता है। इलेक्ट्रॉन का त्याग क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग क्या कहलाता है, तो याद रखिएगा आंसर ऑक्सीकरण या अवकरण। इलेक्ट्रॉन का त्याग कहलाएगा क्या, ऑक्सीकरण या अवकरण। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा या पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन का त्याग क्या कहलाएगा, तो ऑक्सीकरण का, ऑक्सीकरण या अवकरण को अवकरण होता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी पदार्थ का दो या दो से अधिक भागों में टूटना क्या कहलाता है। किसी पदार्थ का मतलब कोई एक पदार्थ है, दो या दो से अधिक भागों में टूट गया, टूटना मतलब वियोजन, तो वियोजन कहलाएगा, है ना। अगर जुड़ने का बात करें तो क्या होता है, संयोजन। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक धातु का दूसरे धातु से प्रतिस्थापन, एक धातु का दूसरे धातु से प्रतिस्थापन हो जाना क्या कहलाता है, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि कोई एक धातु दूसरे धातु के साथ क्या होता है, प्रतिस्थापित होता है, मतलब अपना जगह चेंज कर लेता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हमने आपको बताया था कि एक धातु ए है और दूसरा धातु बी और सी है। ये लोग अभिक्रिया के दौरान क्या करेगा, ए क्या करेगा, बी को हटा देगा तो बनेगा क्या, बी क्या होगा, ए के स्थान पर आ जाएगा, तो बी प्लस ए सी, है ना। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे, क्योंकि यहाँ ए ने क्या किया, बी को हटा दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वाला कितने प्रकार के होते हैं। तो अभी आपको बताए थे हम, ज्वाला 4 प्रकार के होते हैं, नीला क्षेत्र, काला क्षेत्र, दीप्त क्षेत्र और अदीप्त क्षेत्र। ठीक है, तो ज्वाला का प्रकार पूछे तो 4 और ज्वाला का भाग पूछे तो 3। भाग में क्या क्या, एक केंद्रीय मंडल, बीच में मध्य मंडल और लास्ट में केंद्रीय मंडल, वृत्तीय मंडल और लास्ट में क्या बोलते हैं उसको, दीप्त मंडल। ठीक है, अदीप्त मंडल। ठीक है, चलिए तो यहाँ आपको अगर प्रकार पूछे तो 4 याद रखिएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि जो बुझा हुआ चूना है उसका सूत्र लिखें। बुझा हुआ चूना का सूत्र लिखे, ये काफ़ी बार एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो याद रखिएगा CaOH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगमरमर का सूत्र क्या है। संगमरमर का सूत्र क्या है, ये भी एग्जाम में कई बार रिपीट किया है क्वेश्चन। संगमरमर का सूत्र क्या है, तो कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें तो 2 आयनों का अदला बदली क्या कहलाएगा, द्विविस्थापन। एक आयनों का अदला बदली क्या कहलाएगा, एकल विस्थापन। तो याद रखना कि अगर आयनों का अदला बदली हो रहा है तो क्या होगा, विस्थापन अभिक्रिया होगा। विस्थापन अभिक्रिया हम लोग 2 पढ़े, जब एक आयनों का अदला बदली होता है तो क्या होगा, एकल विस्थापन अभिक्रिया, 2 आयनों का अदला बदली होता है तो द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊष्मा का निष्कासन किस अभिक्रिया में होता है। ऊष्मा का निष्कासन मतलब ऊष्मा कौन सा अभिक्रिया में निकलता है, तो याद रखिएगा ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है कि अभिक्रिया के दौरान क्या होता है, ऊष्मा निकलता है। ठीक है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्मा का निष्कासन कौन सा अभिक्रिया में होगा, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में होगा। ठीक, चलिए अगला है विद्युत के कारण होने वाली अभिक्रिया। विद्युत के कारण होने वाली अभिक्रिया कैसे क्या कहलाएगा, तो नाम से ही पता चल जाता है ना, विद्युत रासायनिक अभिक्रिया। विद्युत से होने वाले अभिक्रिया कौन सा कहलाएगा, तो विद्युत रासायनिक अभिक्रिया। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश में होने वाली अभिक्रिया है। सूर्य के प्रकाश में कौन सा अभिक्रिया होता है, तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, है ना। चलिए अगला है, जिंक सल्फेट का सूत्र होता है। जिंक सल्फेट का सूत्र होता है, जिंक का Zn, सल्फेट का SO4, यानी जिंक सल्फेट। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का सूत्र है। जल का सूत्र क्या होता है, H2O होता है। ठीक है, इसमें कितना भार होता है,
तो जल का सूत्र H2O होता है, इसमें कितना भार होता है 18 kg होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है, यानी कि जो हम लोग चिप्स खाते हैं कुरकुरे मुरमुरे, तो उसका देखना प्लास्टिक भुरा हुआ रहता है, जैसे उसको खोलते हैं ना तो चिपक जाता है, यानी कि उसमें कुछ ना कुछ गैस भरा हुआ रहता है, हवा भरा हुआ रहता है। कौन सा गैस है वो, तो नाइट्रोजन। तो याद रखिएगा चिप्स की थैली में कौन सा गैस भरा हुआ रहेगा, नाइट्रोजन। ठीक, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि दूध से दही बनना कैसी परिवर्तन है, दूध से दही बन गया, ये कैसा परिवर्तन है, तो याद रखिएगा रासायनिक परिवर्तन। दूध से दही बनना कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि दूध से दही तो बन गया लेकिन दही से वापस दूध नहीं बन सकता है, इसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, गैस और अवक्षेप का संकेत किस प्रकार लिखा जाता है, यानी कि गैस का और संकेत का साइन किस तरह से होता है। तो याद रखिएगा गैस का साइन ना में क्या होता है कि तीर का निशान ऊपर होता है, और अवक्षेप में क्या होता है, तीर का निशान नीचे होता है। इसका मतलब ये हुआ कि गैस में क्या होता है, गैस तो ऑक्सीजन बन के हवा बन करके उड़ जाएगा, इसलिए इसका तीर का निशान क्या होता है, ऊपर की ओर होता है। उसी तरह से अवक्षेप, तो अवक्षेप का आकार कैसे होगा, तीर का निशान नीचे होगा। अवक्षेप मतलब क्या होता है, पेंदिम में जाकर के बैठ जाना। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम कार्बोनेट का सूत्र बताएं, मैग्नीशियम कार्बोनेट का सूत्र बताएं। तो मैग्नीशियम का Mg, कार्बोनेट का CO3, तो मैग्नीशियम कार्बोनेट हो गया। ठीक, चलिए उसके बाद अगला, दो या दो से अधिक पदार्थ का मिलना कहलाता है। जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलता है तो क्या कहलाता है, मिलना है ना, मिलना मतलब संयोजन, तो संयोजन। ठीक, चलिए ये सब तो कॉमन है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि LPG किसे कहते हैं, यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस किसे कहते हैं। ठीक है, तो LPG ब्यूटेन, प्रोपेन, एथाइलिन का मिश्रण है। LPG क्या है, ब्यूटेन, प्रोपेन और एथाइलिन का क्या है, मिश्रण है, लेकिन इसका मुख्य अवयव ब्यूटेन है, इसका मुख्य अवयव ब्यूटेन है, जो तेजी से जलकर उष्मा देता है। ठीक है, इसका मुख्य अवयव क्या होता है, तो LPG किसे कहते हैं। तो LPG का पहले तो एग्जाम में क्या करना, पूरा नाम लिखना है कि LPG का पूरा नाम लिक्विड पेट्रोलियम गैस है, और यह क्या है, ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन का क्या है, मिश्रण है। ठीक है, एथेन का क्या है, मिश्रण है। ठीक, जो तेजी से क्या होता है, जलकर उष्मा देता है, जो तेजी से जलकर उष्मा देता है, और दाब बढ़ने पर यह क्या होता है, द्रवीभूत हो जाता है, दाब बढ़ने पर द्रवीभूत हो जाता है, इसे LPG कहते हैं। ठीक, चलिए तो यहीं तक ये जो चैप्टर था, इस चैप्टर में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वो सारा क्वेश्चन हमने कर लिया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और इस तरह से हम लोग क्या किए, केमिस्ट्री का जो चैप्टर था उसको भी ख़त्म कर लिए। ठीक, तो जितने भी नए स्टूडेंट आए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल में आपको पूरा सिलेबस मिल जाएगा। ठीक है, प्ले लिस्ट में जा कर के। थैंक्स फॉर वॉचिंग।